आज डॉक्टर मिसेस उमा कुमार मैम हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी हैं। डॉक्टर उमा मैम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने बेहतरीन प्रयासों के लिए माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से प्राप्त हुई 2 लाख की पुरस्कार राशि को डॉक्टर उमा मैम ने सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया है, जो इनके बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। मैम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में एक अमिट छाप छोड़ी है। मैम ने 100 से ज्यादा नेशनल टीवी चैनल्स, रेडियो में हेल्थ प्रोग्राम्स में भाग लिया है और कई आर्टिकल्स और मैगजीन, न्यूज़पेपर में रिमेटिक डिजीज के बारे में बताया है। मैम ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जानकारी के लिए 300 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं और अंडर प्रिविलेज यूथ को मस्कुलोस्केलेटल यानी हड्डियों से संबंधित जानकारी के लिए कई वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किए हैं। मैम ने ट्राइबल और रिमोट एरियाज में मेडिकल कैंप्स में भी भाग लिया है। वी वेलकम यू मैम टुडे। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमें रिमेटोलॉजी के बारे में कुछ बता सकते हैं, जैसे कि आज आमतौर पर आप कैसे मेडिकल केसेस देखते हैं, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनके क्या तरह के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। देखिए आरुषि जी, रूमेटोलॉजी एक विज्ञान है, एक स्पेशलिटी है जिसमें जो ऑटो इम्यून रूमेटिक डिजीजेस हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो अदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में, उन पे कोई प्रॉब्लम होती है या बोन रिलेटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को भी जॉइंट की प्रॉब्लम हो, मसल्स की प्रॉब्लम हो, जो हमारे सराउंडिंग दूसरे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे प्रॉब्लम होती है और वो ट्रोमेटिक नहीं होती, तो उन सब लोगों को रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि रूमेटोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें कि जो रूमेटिक डिजीजेस होते हैं, जॉइंट रिलेटेड, मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका इलाज दवाइयों से किया जाता है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जो नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसका क्लासिकल एग्जांपल है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जो कि बढ़ती उम्र के साथ होता है। और दूसरा जो ग्रुप है वो है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का, जिसमें जॉइंट में एक्चुअली सूजन आती है, लालिमा आ जाती है, जॉइंट में पेन होता है, जकड़न हो जाती है, और इसके अलावा दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। आपने नाम सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम सुना होगा, जो कि बहुत डिफरेंट है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से। इसके अलावा ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, ये बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून हैं। कई कई बार कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, उनकी वजह से भी जोड़ों में परेशानी हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाती है। चिकन, जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल है चिकनगुनिया आर्थराइटिस। फिर कुछ दवाइयां होती हैं, उनको लेने के बाद भी लोगों को रूमेटिक डिजीजेस हो जाते हैं। मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर, वो भी रूमेटिक डिजीजेस से मैनिफेस्ट कर सकता है। कभी कभी हम इसको देखते हैं, मरीज में आया था वो जॉइंट की प्रॉब्लम को लेकर और निकला साथ में कैंसर। तो पैरान्यूप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है, वो टर्म यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है जानना कि हर जोड़ का दर्द आर्थराइटिस नहीं होता, यानी कि गठिया नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी वजह होती हैं जोड़ों के दर्द की। तो कुछ मरीज जिनमें सिर्फ जोड़ों का दर्द है और गठिया नहीं निकलता, ऐसे भी होते हैं। इसके अलावा शोगरेन सिंड्रोम, वैस्कुलाइटिस, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, कभी कभी थायराइड की परेशानी किसी को होती है, उनको आर्थराइटिस हो सकती है, डायबिटीज में आर्थराइटिस हो सकती है, तो मतलब मेटाबॉलिक कॉजेस भी हो सकते हैं। तो करीब करीब 200 डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट में जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू मैम। मैं ये पूछना चाहूंगी, एम्स एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे आमतौर पर एक हमारे सबसे जगह से रेफर होने के बाद एम्स आया जाता है, तो रिमेटोलॉजी एम्स की स्पेशलिटी है। तो क्या यहाँ पे पेशेंट सारे इंडिया से आते हैं या कहीं स्पेसिफिक एरिया से ज्यादा आते हैं? नहीं, एम्स में जो मरीज हैं सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आसपास के देशों से भी आते हैं। और आपको जान के हैरानी ये होगी कि यहाँ पर इवन कुछ
अमेरिकन पेशेंट्स, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से वो भी आते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो उनका ये जवाब होता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा सहूलियत लगती है rather than reaching out to specialists in their own country. तो मरीजों की जो संख्या है वो और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं पेशेंट्स यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे वर्कलोड रूमेटोलॉजी में बहुत ज्यादा है। मैम, जो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वे अर्ली स्टेज में आते हैं या लेट स्टेज में आते हैं? देखिए, दोनों ही होते हैं। जब शुरुआत में मैं यहाँ आई थी, मुझे एम्स में अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स हो गए, तो मैं 28 साल पहले की अगर बात करूं, जब मैं रेजिडेंट थी, उस समय जो पेशेंट्स आते थे वो यूजुअली एडवांस स्टेजेस में आते थे, जहाँ पर लोगों को डिफॉर्मिटी आ चुकी होती थी। किसी को अगर गैंग्रीन हुई है तो उसकी ऑटो एम्पुटेशन हो चुकी होती थी, उंगलियां छोटी हो गई, या जहाँ भी गैंग्रीन हुई वो प्रॉब्लम हो गई। उनको दूसरे ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा असर आ चुका होता था, जैसे लंग्स, हार्ट, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इलनेस पेशेंट हैज। अब हम एक थोड़ा चेंज देखते हैं, इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ी है, रूमेटोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजी दोनों के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन पे, सब जगह इसकी बात की जाती है। तो कुछ मरीज ऐसे हैं अब जो कि जिनको परेशानी हुई और वो बहुत ही अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, जहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगी डिजीज क्योर हो जाता है, बट वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल स्टेज होती है कि ऑर्गन डैमेज नहीं हुई है। तो जो हम पहले हमें देखने को मिलता था वो अब देखने को उतना ज्यादा कॉमनली नहीं मिलता। जो रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है जिनको डिजीज शुरुआत हुई है, यंग जनरेशन है, वो काफी ज्यादा जागरूक है, अपनी परेशानियों को लेकर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करती है। बट मैं कहूंगी रूमेटोलॉजी अभी भी बहुत बडिंग स्टेज में है, जहाँ पर काफी कुछ अभी करना बाकी है। आज भी लोग रूमेटोलॉजी को नहीं जानते, और ये बहुत ही दुखद बात है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसकी इम्पोर्टेंस को, यूटिलिटी को उतना रियलाइज नहीं कर पाते, और बहुतों को पता नहीं है कि ये बीमारी है तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। दे एंड अप गोइंग टू फिजिशियंस और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। तो वो चीज अभी भी है, सो वी रियली हैव टू वर्क ऑन इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर coming up with that concept what we are discussing today. मैम, इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई आपके पास अर्ली स्टेज में आ जाता है तो आप उसे क्या एडवाइस देते हैं, क्या सलाह देते हैं? तो बीमारी का अब ये लोगों का जानना जरूरी है कि जो ये बीमारियां होती हैं वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स होती है, यानी कि दे आर जस्ट नॉट कन्फाइंड टू द जॉइंट। इसके अलावा उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे स्किन है, आईज है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इन बीमारियों को प्रिकर्सर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है, यानी कि जिनको ये इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस होती हैं उनमें स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, इन सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज सलाह जो मरीज को दी जाती है वो ये है कि जो दवाइयां उसको दी जा रही हैं वो बहुत रिलीजियसली, रेगुलरली खाएं। उससे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट और एक होता है क्रॉनिक कंपोनेंट, जिसका मतलब हुआ कि एक तो ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सूजन है शरीर में बनी हुई है, दूसरा सूजन की वजह से जो डैमेज हो गई है। तो जो रिवर्सिबल कंपोनेंट है उसको दवाइयों से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कोई मरीज बहुत एडवांस स्टेज में आया है तो वहां पर रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट डिजीज को हॉल्ट करने की संभावना ज्यादा होती है और प्रोग्रेशन को रोकने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो अर्ली स्टेज में पेशेंट्स हैं तो उनको एक एक ये कॉन्फिडेंस भी देना होता है कि आपकी डिजीज बहुत अर्ली है, डैमेज ज्यादा नहीं हुई है, अगर आप रेगुलरली दवाएं खाएंगे तो बीमारी ठीक होने की बहुत संभावना है। तो वो पूछते हैं क्या क्योर हो सकती है, क्या क्या दवा बंद हो सकती है क्या? तो उसका जवाब उस समय नहीं होता, ज्यादातर केसेस में थोड़ी मोड़ी दवाइयां जिंदगी भर चलती रहती हैं। और इसके साथ, दवाइयों के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये सब क्रॉनिक इलनेसेस हैं। तो मरीज भले बहुत अर्ली स्टेज में आया है, लेकिन वो पहले से ही अपने वर्क को लेके, फैमिली को लेके बहुत सारी चीजों से स्ट्रेस्ड आउट है, फिर ये इलनेस हो गई उसको। तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, जहाँ पर मेंटल हेल्थ
इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। दूसरी चीज आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी। तो उनको इस चीज के लिए बताना कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी नहीं है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड टू मेक योर जॉइंट्स मूव, जोड़ चलते रहें और आप एक्टिव रहें, आपको नींद ठीक आए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। तो जो ये कहने का तरीका होता है, तो बहुत सारे मरीजों पे उन चीजों का असर पड़ता है। तीसरी चीज है लाइफस्टाइल में डाइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम ये भी कहना पड़ता है कि जो हमारे मसल्स हैं उनमें मेजरली प्रोटीन्स होते हैं। हमारी जो दवाएं काम करती हैं उनकी कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स होते हैं, जिसमें हमारे ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं एक्ट करने के लिए। तो डाइट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज। तो चाहे ज्यादातर जो अर्ली स्टेज में पेशेंट्स हैं, वो उनमें जो एक्सेप्टेंस है मैंने देखा है कि वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो उनमें कॉन्फिडेंस आता है एंड दे आर वेरी become positive and then they follow the advice. Yeah. ये अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम क्या आजकल यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रही है? क्योंकि वी हैड वन कलीग जिनका एज 25 ईयर्स से कम था, बट हर सम टेस्ट रिजल्ट शोड कि शी हैज अर्थराइटिस और इज पोटेंशियल टू गेट अर्थराइटिस। क्या ऐसा कुछ है? जो आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकती है, और ये न्यूबॉर्न में भी हो सकती है, और उधर एक कोई 90-100 ईयर्स का पर्सन है उसमें भी हो सकती है। तो एज इज नो बार। और जितनी भी ये सीरियस प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं वो यंग जनरेशन में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं, यानी कि सेकेंड टू फिफ्थ डिकेड के बीच में। और फीमेल्स में ऑटो इम्यून इलनेसेस ज्यादा कॉमनली में देखने को मिलती हैं। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, देयर जेनेटिक्स एंड हार्मोनल फैक्टर्स। और जैसा मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा ये जो पीरियड है, ये सेकेंड डिकेड टू फिफ्थ डिकेड, वो ज्यादातर प्रोडक्टिव पीरियड होता है लाइफ का, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे होते हैं और सेटल हो रहे हैं लाइफ में। तो इसलिए इन बीमारियों का असर भी लाइफ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, तो लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ब्लड हमारे रूमेटोलॉजी में कुछ ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। यानी कि जो रूमेटॉइड फैक्टर है या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एएनए है, एंटी सीसीपी लोग जानते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो इस पर्सन को आर्थराइटिस ही है ये नहीं कह सकते। नॉर्मल हमारे एक स्टडी हमने किया था दिल्ली में, उसमें हमने पाया कि 18% लोग जो दिल्ली के थे उनमें कोई ना कोई ऑटो एंटीबॉडी पॉजिटिव था, लेकिन उनको डिजीज नहीं था। दे वर ऑल हेल्दी वॉलंटियर्स। तो अगर किसी के ब्लड में पॉजिटिव आ रहा है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है आर्थराइटिस का, तो दैट मीन्स कि आर्थराइटिस नहीं है। आपने अभी डाइट का बात किया, तो ऐसी क्या डाइट हम ले सकते हैं जिससे हम अर्थराइटिस से बचे रहे या प्रिवेंटिव मोड में रहे? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बोले आप ये चीज खाओ तो ठीक रहोगे, वो चीज खाओ तो ठीक रहोगे। इसमें मैं कहना चाहूंगी जो घर का खाना है, होम कुक्ड फूड, वो हेल्दी होता है। और अपने डाइट में सब कुछ इंक्लूड करें, फैट भी इंक्लूड करें। कुछ लोग कहते हैं कि घी बिल्कुल छूना नहीं है, देखना भी नहीं है कि मोटे हो जाएंगे, विच इज नॉट राइट। हमारी बॉडी में फैट भी है। हमारी जो नर्व्स की शीथ होती है वो माइलिन, वो फैट होता है। बहुत सारे चीजें होते हैं जो सेलुलर लेवल पे जहाँ फैट की जरूरत होती है, बट वो एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इट्स लाइक घर में क्या खाते हैं लोग, दे हैव सीरियल्स लाइक दाल चावल, दे हैव रोटीज एंड सब्जी वेजिटेबल्स। कहते हैं कलरफुल होनी चाहिए आपकी जो थाली है ना, शुड बी कलरफुल। दैट मीन्स यू आर हैविंग पल्स, यू आर हैविंग वाइट चावल, रोटी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन योर डाइट। तो वो milk products, those who are non-vegetarian can have non-vegetarian food. So this comprises of a healthy diet. तो बाहर सप्लीमेंट्स और विटामिन्स ले लिया, ये ले, तो उसमें समझने की बात यह है कि अगर आप विटामिन लेते हैं तो who ensures that this particular pill is going to contain the vitamins in proportions what we require। हमें रोज की जितनी चाहिए वो उसमें है एक चीज, और जितना हम ओरली ले रहे हैं वो पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है।
राइट। दूसरा, उसमें बहुत लिमिटेड कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, वाइटामिन भी चाहिए होते हैं, तो वो एक हेल्दी फूड में मिल सकता है। बिकॉज व्हेन यू ईट वन फ्रूट, एक कुछ कुछ भी खाते हैं आप, तो उसमें ऐसा नहीं है हमने कह दिया कि किसी ने गुआवा ले लिया तो उसमें सिर्फ आपको कैल्शियम मिलेगा, उसमें बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं। तो इसलिए होल फूड खाना चाहिए, सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। सप्लीमेंट्स आर मेंट फॉर इल पीपल। आशा है मुझे कि हमारी ऑडियंस को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू सो मच आरुषि।